बेटा ये भी कंस्टेंट मोशन का प्रॉब्लम है और इसमें भी आपको दो बॉडीज के एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये काम हम लोग दो मेथड से करने वाले हैं, जिसमें से एक मेथड तो वो है जो हमने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो बिल्कुल नया है। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम आराम से इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा मेथड है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान मेथड है। चलो इस बात के बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ रॉड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.20। ये फिगर है जिसका नंबर है 1.20, यहाँ मार्क नहीं किया गया है। इसमें एक देखिए रॉड है ये और ये वेज है। ये रॉड बेसिकली एक होल के थ्रू नीचे गिरता है और जब ये नीचे गिरेगा तो आपका वेज इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। हमें क्या करना है, हमको इस रॉड का एक्सेलरेशन और इस वेज का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, कंडीशन देखो आगे क्या दिया है। कंडीशन दिया है इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द वेज टू दैट ऑफ द रॉड इक्वल्स ईटा। तो चलो हमने इसके मास को कैपिटल एम मान लिया है और इसके मास को स्मॉल एम मान लिया है। और अपने क्वेश्चन के अनुसार ये देखिए ये हमको पहले से ये गिवन है। अगला कंडीशन है बेटा द फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस इज नेग्लिजिबल। जहाँ जहाँ सरफेसेस कॉन्टेक्ट में है, जहाँ जहाँ भी फ्रिक्शन आने का चांस है उन सबको आप नेगलेक्ट कर दो, ज़ीरो कर दो। तो कहाँ कहाँ, पहले बार समझ लो कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन आने का चांस है। देखिए ये होल है, जब होल के थ्रू आपका रॉड नीचे गिरेगा तो यहाँ पे कांटेक्ट में है दोनों सरफेसेस, यहाँ पे फ्रिक्शन आने का चांस था, नेगलेक्ट कर दिया। ये जो आपका रॉड का एंड है ना, ये क्या बोलते हैं वेज पर है, यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे फ्रिक्शन आने का चांस था, नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे फ्रिक्शन आने का चांस था, नेगलेक्ट कर दिया। ठीक, चलिए तो मैं ये मान लेता हूँ कि चूंकि हमारा रॉड केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है तो इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए। ठीक, और जब रॉड नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसको जगह देने के लिए अपना वेज इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो चलो मान लो कि वेज का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बी। तो मैं पहले लिख देता हूँ सिंबल का मीनिंग। ए क्या है, एक्सेलरेशन किसका, रॉड का। अच्छा बी क्या है, एक्सेलरेशन किसका, वेज का, है ना, ये लिख दिया हमने। मुझे यही ए और बी फाइंड आउट करना है। चलिए एक काम करते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ठीक, तो चलो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन किसका सबसे आसान है, ऑफ ये वेज का सबसे आसान है। देखिए कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए आपको एफबीडी बनाना होता है। तो चलो हमने अपना ये वेज दोबारा से रीड्रॉ कर दिया। इसमें देखो जिस सरफेस पर ये है, ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ मान लो एन डैश का ऐसे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है और इसका खुद का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देखो रॉड और ये ना, ये दोनों का यह जो कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। अब उस नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन नोट करो, उस नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, उसके लिए दोबारा से यहाँ पहुँचो, देखो है ना, बड़ा आसान है। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये जो वेज है अपने इस रॉड पर इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो न्यूटन्स के थर्ड रूल के अनुसार ये क्या है, ये जो आपका रॉड है, रॉड भी वेज पर अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का ऐसे फोर्स लगा देगा। तो यही वाला एन आप यहाँ दिखाओगे, है ना, ऐसे एन आपने ऐसे दिखा दिया। इतना ही फोर्स लग रहा है अपने वेज बी पर,
और मेरा वेज किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितने के एक्सेलरेशन से, बी के एक्सेलरेशन से। तो मैं क्या करूँगा, अपने सारे फोर्सेज का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा, उन सबको जोड़ूंगा और जोड़ करके इसके मास जो कि कैपिटल एम है इनटू बी से इक्वेट कर दूंगा। तो चलो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो, इस mg का कोई कंपोनेंट नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, बिल्कुल बच गए आप। यहाँ से आप डालिए ऐसे लाइन। ये बेटा आपका अल्फा है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ से अगर लाइन बनाते तो ये 90 होता है, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी हो जाता है 90 माइनस अल्फा। कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये 90 माइनस अल्फा हो गया। ये आपका चॉइस है, आप जैसा कहो। अब सोचो कि सिर्फ इस n का इस डायरेक्शन में चूंकि कंपोनेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा n cos 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू बी। तो ये हो गया n साइन अल्फा इक्वल्स टू एम बी। यहाँ से निकल गया n इक्वल्स टू कैपिटल एम बी अपॉन साइन अल्फा। एक इक्वेशन मेरे पास निकल गया। अब देखो, मैं इसी इक्वेशन को पकड़ के ये देखता हूं कि भाई देखो, n है मेरे पास, b है मेरे पास, दो वेरिएबल हो गए बेसिकली, ठीक। तो b निकालने के लिए हमको a निकालना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा काम। तो उसके लिए अब मेरे पास क्या चॉइस है, मेरे पास चॉइस है कि इस रॉड का अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, ठीक। तो चलिए अब हम रॉड का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसका, ऑफ रॉड, है ना, रॉड। अरे भाई क्या हो रहा है ये, रॉड। रॉड का जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, है ना, बहुत अच्छा। अब देखो जरा इसमें क्या करना है हमें। अगर इसका मास हमने स्मॉल m माना है तो इसका इस डायरेक्शन में एक mg फोर्स लग जाएगा जो इसके वेट के बराबर होगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले बनाता हूँ, ये ऐसे बना देता हूँ दोबारा से। आपका जो अभी वेज था, इस पर इस डायरेक्शन में n फोर्स अप्लाई किया था, वो नॉर्मल था बेसिकली, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि आपका वेज कर रहा है, रॉड ना नीचे की तरफ ए के एक्सेलेरेशन से गिर रहा था। इट मीन्स कि इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका केवल वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे हम और उनको जोड़ेंगे, और जोड़ करके इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे एज यूजुअल। तो सोचो जरा, सोचो इसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल तो अल्फा है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। तो n का इधर कंपोनेंट हो गया n cos अल्फा। अब अपने रॉड पर वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक है mg, एक ऊपर की तरफ है n cos अल्फा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा स्मॉल mg माइनस n cos अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू कैपिटल A। और यहाँ से mg माइनस पीछे जो आपने n निकाला था, कितना निकाला था, मैं चार्ट चेक कर लेता हूँ। ये निकाला था आपने कैपिटल एम बी बाई साइन अल्फा। तो यहाँ पर कैपिटल एम बी बाई साइन अल्फा आपने लिख दिया, पहले से ही आपके पास कॉस अल्फा है। तो यहाँ से बेटा आपका ये चीज़ निकल गया। ये तीसरा इक्वेशन कह लीजिए, तीसरा कि दूसरा है, मेरे ख्याल से ये दूसरा इक्वेशन होगा, है ना, ये दूसरा इक्वेशन होगा। चलो, तो अब मेरे पास देखो, मेरे पास एक इक्वेशन बन गया जिसमें कैपिटल बी और कैपिटल ए कांस्टेंट हैं, सॉरी वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। तो हमको कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालना है, तो इसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए। और यही वो समय है जब हम कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में, है ना, रिलेशन निकालने जा रहे हैं। और हमने आपको शुरू में कहा था कि इसमें हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। एक ट्रेडिशनल मेथड होगा जो कि हम आपको कई बार समझा चुके हैं, दूसरा बिल्कुल नया स्मार्ट मेथड होगा और बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत ही छोटा। तो हम अब दोनों मेथड को एक्सप्लेन करने के पोजीशन पे आ गए हैं। तो आओ हम लोग पहले ए और बी के बीच में रिलेशन निकालते हैं
ट्रेडिशनल मेथड से। उसके लिए हमने दोबारा से ऐसे डायग्राम बना दिया। ये मेरा रॉड है, ये मेरा रॉड है, किसी मोमेंट पर ये सिचुएशन है। चलो ये मान लो, इसको मान लो P, और इसके ठीक नीचे वाले पॉइंट को मान लो Q, इसको मान लो R, और ये एंगल है अल्फा। अब ऐसा कहो कि किसी टाइम इंटरवल T में ये R खिसक करके, मतलब चूंकि इधर जा रहा है ये, तो खिसक करके P तक पहुंच गया। R कहाँ पहुंच गया? P के पोजीशन तक पहुंच गया। लेकिन वेज का शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो वेज को दोबारा मैं ड्रॉ कर सकता हूं, है ना? ऐसे दोबारा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे। R कहाँ पहुंच गया है? R यहाँ पहुंच गया है। यहाँ से मान लो कितना डिस्टेंस था ये मान लो सपोज करो x डिस्टेंस था। R का ओरिजिनल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ। तो आप सोचिए कि अगर R यहाँ पहुँच गया है ना, अगर R आपका यहाँ पहुँच गया है, तो वर्टिकली P कहाँ पहुँचा होगा? R पर ना, ऐसे P जो है वापस यहाँ R पे पहुँच गया। मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ भैया ये डिस्टेंस, अगर y मान लो, ये डिस्टेंस आपने x माना है, इसको जब तुम मिलाओगे तो साफ साफ से दिखेगा कि यहाँ ना ये वाला पार्ट एकदम से सेम है। ये भी एंगल अल्फा लिख दो, काहे पीछे रहोगे। अच्छा, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या जानते हो तुम? tan अल्फा इक्वल्स टू जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से तुम्हारा y इक्वल टू x tan अल्फा निकल गया। y मतलब जितने समय में मेरा ये पॉइंट R इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट अंडरगो हुआ है, उतने ही समय में P जो है वर्टिकली y डिस्प्लेसमेंट, है ना, अंडरगो हुआ है। अब वो भाषा समझ लो भाई, अंडरगो का है तो मतलब, है ना। तो अब हमको अगर इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट कर दूंगा। किसके एस्पेक्ट में? टाइम के एस्पेक्ट में। कितनी बार? 2 बार कर दिया डिफरेंशिएट। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये अल्फा बेटा कांस्टेंट है, तो tan अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा, तो वो डिफरेंशिएशन में किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। अच्छा, ये क्या हो गया? ये तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं a से डिनोट करता था और इसको मैं b से डिनोट करता था। तो देखो एक और मेरे पास a और b के बीच में रिलेशन निकल गया। ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड। और मैं जानता हूँ कि जो दूसरा मेथड है उसके लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो गई। अब देखो हम कैसे इसको करते हैं, ठीक। यहां देखो मेथड 2, यहां देखो जो मेरा वेज था और ये जो मेरा रॉड था, ये दोनों जब जहां पे कांटेक्ट में थे, वहां पे क्या हो रहा था कि मेरा वेज इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा था, और दूसरा हमारा जो रॉड है इतना ही मैग्नीट्यूड का नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में ए इस पे अप्लाई कर रहा था, ए इतना। अब मैं कहूँगा कि देखो भैया, अगर ये एंगल अल्फा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है b और इसका जो है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a, तो इस वेक्टर n का डॉट कराऊँ मैं a से, n डॉट a प्लस इस वेक्टर n का डॉट कराऊँ मैं b से, तो n डॉट b शुड बी इक्वल्स टू 0। और ये कैसे हुआ ये आप लोग मुझे बताओगे। अगर आप में से कम 25 बच्चे इसका गलत सही जो भी हो एक्सप्लेनेशन हमको बताते हैं, तब मैं अपनी तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अच्छा, n डॉट ए मेरा देखो ये हो गया n a cos, कॉस मतलब किसका? ये इन दोनों के बीच के एंगल का। तो जरा एंगल देखो कैसे कैसे हो रहा है। मैंने यहाँ पर वेक्टर a लिखा, सोचिए ये 90 माइनस अल्फा होता है, ये 90 होता है,
है ना। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 180 माइनस अल्फ़ा ये हो गया प्लस एन बी कॉस। जरा देखिए, आप ये शायद निकाल चुके हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आपने बी लिया है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो सिंपली हो गया 90 माइनस अल्फ़ा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। एन से एन फटाफट काट दो, ये हो जाएगा तुम्हारा एन कॉस अल्फ़ा, लेकिन माइनस के साथ, और अरे एन को लिख रहा हूँ मैं, दोबारा से एन नहीं लिखना है ना, एन तो कट चुका है। हाँ, क्या लिखूंगा मैं, ए कॉस अल्फ़ा माइनस के साथ, और यहाँ हो जाएगा बी साइन अल्फा, दैट शुड बी इक्वल्स टू, और यहाँ से बेटा पहले वाला रिलेशन मेरा निकल गया, ए इक्वल्स टू कितना, बी टैन अल्फा। तो चाहे आप पहले वाले मेथड से ए और बी के बीच में रिलेशन निकालो, चाहे दूसरे मेथड से, दोनों से ही आपका निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला मेथड ज़्यादा यूज करने की कोशिश करो, दूसरा मेथड एक ट्रिक के फॉर्म में है। इसको यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, और वही कंडीशंस मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक, तो अब आपके ऊपर है कि आप लोगों में से कितने लोग हमको इसका एक्सप्लेनेशन भेजते हैं। ठीक, फाइनली मैं हालांकि कर ही दूंगा इसको। अच्छा, अब देखो, मेरा जो काम था ए और बी में रिलेशन निकालना, वो निकल चुका है। अब मेरे पास क्या था भाई, अब मेरे पास क्या इक्वेशन बना था, हाँ ये बना था, देखिए इक्वेशन ये बना था एम जी माइनस ये, तो मैं इसमें से ए या बी को एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, देखिए दोबारा लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम बी, स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम बी, कितना था भाई, इसको कॉट अल्फा कर दूं मैं, कॉट अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल एम ए। तो ये स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम बी कॉट अल्फा स्मॉल एम ए के जगह पे मैंने लिख दिया बी टैन अल्फा, क्योंकि अभी हम निकाल चुके हैं और इसको उधर ले गए, यहाँ बचा स्मॉल एम जी, इधर हो गया, बी जब उधर चला गया तो कॉमन भी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एम टैन अल्फा प्लस 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 कैपिटल एम कॉट अल्फा, और यहाँ से बेटा तुम्हारा आ गया b इक्वल्स टू स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम टैन अल्फा प्लस कैपिटल एम कॉट अल्फा। लेकिन तुम्हारा जो आंसर आना है वो उसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी स्मॉल एम कैपिटल एम नहीं दिया हुआ है ना, उनका रेशियो दिया हुआ है, और वो हम लोग अभी शुरू में ही लिख चुके हैं ना, ये लिख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को क्या करूं, न्यूमरेटर को मैं स्मॉल एम से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी स्मॉल एम से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर सिंपली जी हो जाएगा और नीचे देखो यहाँ पे टैन अल्फा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, इटा हो गया, तो इटा कॉट अल्फा हो गया। कभी कभी ऐसा भी है कि मैं चाहूँ तो टैन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो वो फालतू का काम है, मैं इसको इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। ये आपका वेज का निकल गया एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना है किसका, रॉड का। तो अरे इसमें भी कहने की बात तो है नहीं, अभी आप निकाल चुके हैं, a इज इक्वल टू बी टैन अल्फा, तो भैया है ना, चूंकि आपने b निकाल लिया है तो b की वैल्यू रख दीजिए आप। तो सिंपली क्या था, g ये हो गया टैन अल्फा, और नीचे था, यार बार बार देखना पड़ता है क्या है ये, b कितना था, नीचे टैन अल्फा प्लस इटा कॉट अल्फा, टैन अल्फा प्लस इटा कॉट अल्फा, तो दोनों का देखो एक्सेलरेशन निकल गया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने एक नया ट्रिक समझ लिया है, और लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी तक बाकी है और मैं वेट कर रहा हूँ।